अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया? कोशिश करते हैं कि नाश्ते में कोई ऐसी चीज़ खाई जाए जिससे कोई बंदा 5-7 घंटे निकाल सके। वो जो नाश्ता है ना मम्मी डैडी, उस नाश्ते से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम तो देसी लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, पेंडू लोग हैं, तो हम वो पेंडुओं वाला नाश्ता जो ना वो पसंद करते हैं। मेरे जो क्लास फेलोज़ हैं, कभी कभार वो मुझे मिलने के लिए आते हैं ना, तो मैं देखता हूँ किसी का पेट बड़ा हुआ है या किसी का मुंह गोलगप्पे की तरह बना हुआ है, तो वो एक्चुअली फिर उनको देखकर कोई बंदा बुरा सा लगता है। तो फिर वो एक्चुअली उससे बचने के लिए, मोटापे से बचने के लिए फिर वो नाश्ता, फिर लंच, फिर डिनर इस तरह का किया जाता है कि बंदा अपने आप को फिट रख सके। हर क्लास के स्टार्ट पे आपका बिस्मिल्लाह पढ़ने का अंदाज स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा मकबूल है। सर ये आप किसी से इंस्पायर्ड थे या ख़ुद से ही पढ़ना स्टार्ट किया? एक्चुअली बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने का बेसिक मकसद ये है कि जब हम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला जो भी काम करें उसमें बरकत डालता है। कई दफ़ा मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी जाए तो जो लेक्चर मैं दे रहा होता हूँ वो लेक्चर बड़ा खूबसूरत अंदाज से डिलीवर होता है। वैसे कभी हुआ तो नहीं है, एक आध दफ़ा ऐसा हुआ है कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना मुझे भूल गई, तो फिर वो जो लेक्चर था उसमें कोई मज़ा नहीं रहा, मुझे खुद मज़ा नहीं आया स्टूडेंट्स को पढ़ाने का। इसलिए हर लेक्चर से पहले अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी जाती है ताकि लेक्चर में बरकत डाल जाए अल्लाह की तरफ से। वाकई ऐसा होता है। आपने टीचिंग का प्रोफेशन ही क्यों चूज़ किया? टीचिंग का शोबा एक्चुअली सारे छोटे भाई जो हैं मेरे से पढ़े हुए हैं, तो जब मैं मैथमेटिक्स समझाता था ना तो उन्हें समझ लगती थी, तो वो बड़ा खुश होते थे। तो मैंने सोचा कि अगर इन्हें समझ लग सकती है तो हर स्टूडेंट को समझ लग सकती है। तो फिर मैंने अपने छोटे भाइयों से इंस्पायर होकर ना एक्चुअली टीचिंग का शोबा अडॉप्ट किया, क्योंकि उन्हें मेरे पढ़ाने के तरीके से समझ लगती थी। यूनिवर्सिटी लाइफ में आप एक ब्राइट स्टूडेंट थे। अपनी एजुकेशन के साथ साथ आपने स्पोर्ट्स में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, तो आप अपने उस डिसिप्लिन के कुछ पॉइंट्स हम स्टूडेंट से शेयर करना चाहें जो हमारे लिए मुफीद साबित हो सकें। एक्चुअली अगर बंदा अकेला पढ़ता रहे तो वो तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो मैंने फिर साथ साथ स्पोर्ट्स जो थी वो कुदरती तौर पर फुटबॉल में खेलता रहा हूँ। 100 मीटर रेस में मैं यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट आया था। तो एक्चुअली साथ साथ बंदा खेलता रहे तो जिस्मानी तौर पर वो फ़िट रहता है, जैसा अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने जिस्मानी तौर पर फिट हूँ इतनी एज में भी। सर एमफिल में एडमिशन के लिए आपका जो इंटरव्यू हुआ उसमें एक इंसिडेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फ़नी था, अगर आप वो शेयर करना चाहें। एक्चुअली ऐसा है कि एमएससी मैथमेटिक्स में जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है ना वो होता है फंक्शनल एनालिसिस। समझा जाता है फंक्शनल एनालिसिस। तो आगे एमफिल में फिर होता है एडवांस्ड फंक्शनल एनालिसिस। तो जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया तो एक्चुअली मैंने 6 महीने पहले से प्लानिंग बनाई हुई थी। मैंने इंटरव्यू के लिए वो फंक्शनल एनालिसिस सब्जेक्ट तैयार किया हुआ था 6 महीने पहले। थोड़ा थोड़ा करके मैंने 6 महीने में वो फंक्शनल एनालिसिस तैयार की थी। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो जो पैनल बैठा हुआ था उसमें एक तो यूटी लाहौर के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे, दूसरा फंक्शनल एनालिसिस के 2-3 डॉक्टर बैठे हुए थे। तो एक्चुअली 5-6 का पैनल था, उनमें से 2 बंदे थे वो स्पेशलिस्ट थे फंक्शनल एनालिसिस में। तो उन्होंने मुझसे पूछा जी आप कौन सा सब्जेक्ट तैयार करके आए हुए हैं इंटरव्यू के लिए? तो मैंने कहा फंक्शनल एनालिसिस। तो जब मैंने फंक्शनल एनालिसिस कहा तो वो जो डॉक्टर साहबान थे ना, बेसिकली जैसे ऐनक जो है वो यहाँ नाक पे आई होती है, तो दोनों डॉक्टर साहबान ऐसे थे, वो देखकर वैसे ही डर लग रहा था। तो उन्होंने कहा जी फंक्शनल एनालिसिस, बड़ा चौंक के। मैंने कहा जी बिल्कुल फंक्शनल एनालिसिस। कहते हैं एक दफ़ा और सोच लें। मैंने कहा सोच लिए सर, कोई बात नहीं। तो दूसरे कहते हैं एक दफ़ा फिर सोच लो। मैंने कहा सोच लिए सर, आप पूछें। तो उन्होंने फिर मुझे पूछना शुरू किया। वो जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है और एक बड़ा सारा आदमी हो, तो दरिया में वो खड़े हों, तो छोटे से बच्चे को वो जैसे दरिया में डुबकियाँ लगवाते हैं ना, वैसे उन्होंने मुझे फंक्शनल एनालिसिस में डुबकियाँ लगवाई थी। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कुछ 7-8 क्वेश्चन मेरे से किए थे, तो बाकी सारे क्वेश्चन ठीक थे।
एक क्वेश्चन जो था उसका आंसर मुझे नहीं आया था। मैं वैसे बड़ा फ़िक्रमंद था, तो जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया था तो उन्होंने मुझे बताया था सर ने कि ये बेसिकली जो एक क्वेश्चन आपको नहीं आया ये एमफिल लेवल का था, और एमफिल में तो अभी आपने एडमिशन लेना है। फिर मुझे थोड़ी सी जान में जान आई कि जो मैंने फंक्शन एनालिसिस तैयार की ये वाकई ठीक थी। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आपने फ़ौरन से एकेडमी स्टार्ट कर दी। क्या इसका पहले से प्लान था या इंसिडेंटली आपने ये स्टार्ट किया? बेसिकली मैं मीडियोकर फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, बल्कि मुतवस्सित से भी नीचे वाली फैमिली की बात कर लें तो मैं तो अपना जो पढ़ाई का एक्सपेंडिचर है वो ही नहीं बर्दाश्त कर सकता था। तो जब मेरा बीएससी का लास्ट पेपर था, फिज़िक्स का पेपर था, मुझे याद है ये 5 जून 1995 की बात, मेरा फिज़िक्स का लास्ट पेपर था। तो उस लास्ट पेपर के बाद मैंने 4-5 दिन पहले ही स्टूडेंट्स ने मेरे से रब्ता किया था जो मालेदार थे। तो वो 5 जून वाले दिन आखिरी पेपर वाले दिन ही आ गए थे। तो आखिरी पेपर के ख़त्म होने के बाद जब वो घर में आए हैं तो मैंने उन्हें पढ़ाना शुरू किया। जैसे मैं पहले आप बता चुका हूँ कि मेरे छोटे भाइयों को मेरे पढ़ाने की समझ लगती थी, वैसे उन्हें मैंने पढ़ाया तो उन्हें समझ लगी। तो फिर मैंने सोचा कि इन बच्चों को समझ लग रही है, मेरे मोहल्लेदार को महीने के अंदर अंदर 20-25 हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि अगर एकेडमी बनाई जाए तो ये बहुत बेहतर होगा। मैं फिर इधर शुरू से ही आइडियल में आ गया, यहाँ एक प्रोफेसर साहब के एज ए असिस्टेंट। फिर एज ए असिस्टेंट मैंने काम किया कोई तकरीबन 2-3 साल। तो फिर स्टूडेंट्स ने जब मेरे से क्वेश्चन किया, और वो जो हमारे थे जिनका मैं असिस्टेंट था मैथमेटिक्स के प्रोफेसर, उनसे क्वेश्चन समझे तो वो कहते हैं ये जो असिस्टेंट है ये तो उन प्रोफेसर साहब से बेहतर समझाते हैं। तो 5-7 साल में फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो जो थे हमारे पास इधर मैथमेटिक्स के प्रोफेसर, उनकी छुट्टी होगी, फिर मैं पक्का इधर आ गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह एज ए पार्टनर एकेडमी में, फिर एज ए डायरेक्टर एकेडमी का आहिस्ता वो लोग कहते हैं ना कि खड़े होने के लिए जगह हो तो बैठने के लिए, फिर मैंने तो पहले खड़े होने के लिए, फिर बैठने के लिए, फिर मैंने अपने लेटने की जगह बनाई अल्हम्दुलिल्लाह। गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर और प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर, सर आप इन दोनों को किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं? एक्चुअली मसला ये है कि मेरी ये वाली बात शायद कुछ सरकारी प्रोफेसर हज़रात को बुरी लगे। तो जो सरकारी कॉलेजेस के अंदर पाया जाता है वो फार्मेलिटी के तौर पर पढ़ाया जाता है, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज के अंदर टीचर पढ़ा रहा होता है वो ज़ील से पढ़ा रहा होता है, डिवोशन से कि मैंने आउटपुट परफॉर्म कर रही है। वहाँ उसे पता है मुझे तनख्वाह मिल जानी है, पर मैं जिस तरह का मर्ज़ी पढ़ाऊँ वो फिर अपनी मर्ज़ी से पढ़ाता। सर आप इस टीचिंग फील्ड को कितने अरसे से ज्वाइन किए हुए हैं? मैंने अभी डेट आपको बताई है कि 5 जून 1995 फिज़िक्स का मेरा आखिरी पेपर था बीएससी का, तब से मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो 5 जून 1995 से लेकर अब तक आप देख लें 25 साल से ज़ायद का अरसा हो गया। आपकी दिन भर की रूटीन बहुत बिजी रहती है, एक दिन में 12 to 14 लेक्चर्स भी डिलीवर करते हैं। आप अपने दिन को किस तरह से मैनेज करते हैं? काफ़ी अर्सा पहले की बात है कि एक बाबा जी थे, मैं एफएससी में पढ़ रहा था, तो उधर रेलवे लाइन है हमारे घरों के पास, तो वहाँ मैं रेलवे लाइन के पास बैठा पढ़ रहा था। तो एक बाबा जी हैं वो पास बैठे हुए थे, तो मैं ना वैसे ही उनसे कहा कि मेरा ना पढ़ के 2-3 घंटे हुए पढ़ते हुए तो मेरा सर दर्द कर रहा है। वो कहते हैं मैं आपको एक इलाज बताता हूँ, आपका सर दर्द नहीं होगा। तो मैंने कहा बताएं। तो वो कहते हैं आप ऐसा करें, रूटीन बना लें, सुबह का आपने नाश्ता करना है, रात को आपने डिनर करना है, तो आपने लंच नहीं करना, लंच में आपने अमरूद खाने। तो जब आप लंच में अमरूद खाएंगे तो फिर नंबर 1 आपका सर दर्द नहीं होगा, नंबर 2 जो पेट के अमराज हैं वो नहीं होंगे, नंबर 3 मोटापा नहीं होगा, यानी आप इन सारी बीमारियों से महफूज रहेंगे। तो मैं तब से वो वाली रूटीन, मेरा ख्याल है कि राउंड अबाउट 20 साल हो गए ये वाली रूटीन, कि सुबह नाश्ता, दोपहर में अमरूद और फिर लंच। अगर अमरूद अवेलेबल ना हो तो फिर उस बाबा जी ने मुझे अमरूदों का अल्टरनेट भी बताया था कि अगर अमरूद अवेलेबल ना हो तो फिर आप खरबूजा खा सकते हैं, खरबूजा ना हो तो फिर आप आड़ू खा सकते हैं। ये बेसिकली अमरूदों के अल्टरनेट। सर आज के स्टूडेंट की लाइफ में सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? अगर सोशल मीडिया को यूज़ किया जाए उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखकर तो ये बहुत ही कारगर है, और अगर नेगेटिविटी की तरफ चलें तो ये ज़हर है। लेकिन अलमिया ये है कि मेरा ख्याल
80 to 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो नेगेटिविटी की तरफ ये सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, और जो 10 to 15% हैं, 20% वो पॉजिटिविटी की तरफ आते हैं। तो जो पॉजिटिविटी की तरफ आते हैं वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब भी हो जाते हैं। और हमने देखा हुआ है प्रैक्टिकल लाइफ में कि जिन्होंने पॉजिटिविटी में यूज़ किया इस सोशल मीडिया को, वो वाकई अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में कामयाब तरीन लोग हुए। सर, आपने मैथ की फ़ील्ड ही क्यों चूज़ की और आपका इस सब्जेक्ट के साथ बचपन में किस हद तक लगाव था? बिल्कुल ऐसा है। एक्चुअली मुझे शुरू ही से मैथ पसंद था। मैं मैथमेटिक्स किया करता था। तो जब मैं उधर बाहर, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, हमारे घर के पास रेलवे लाइन्स हैं, वहाँ जाके हम पढ़ा करते थे। रेलवे लाइन के पास खेत हुआ करते थे। आजकल तो वहाँ काफ़ी रश हो गया हुआ है, रोड बन गया बाईपास। तो वहाँ तब वो ऐसा सिलसिला नहीं था जब मैं एफएससी में पढ़ा करता था। तो जब अक्सर मैथमेटिक्स किया करते थे, मुझे केमिस्ट्री से शदीद नफ़रत थी। तो जो मेरे घर वाले हैं ना, वो कहते हैं तुम हर वक्त मैथ ही करते रहते हो, कभी केमिस्ट्री भी पढ़ लिया करो। तो मैंने एक दफ़ा फिर ऐसा किया, घर से मैं बाहर निकला तो मैथमेटिक्स की बुक साथ में केमिस्ट्री की बुक, और वो जो केमिस्ट्री की बुक है वो बाहर टाइटल नज़र आ रहा था केमिस्ट्री, आगे मैथ था पीछे केमिस्ट्री थी। तो बाहर चला गया। तो उधर जाके मैंने दुकान से एक रजिस्टर ख़रीदा। घर वालों को ये नहीं बताया कि मैं मैथ करने के लिए जा रहा हूँ, उन्हें बस ये पता चला कि मैं केमिस्ट्री करने के लिए जा रहा हूँ। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने केमिस्ट्री एक साइड भी किया, मैंने मैथमेटिक्स करना शुरू कर दिया। मैं बड़े मज़े से मैथमेटिक्स कर रहा था। तो कोई घंटे के बाद मुझे नहीं पता चला, तो मेरे मामू पीछे से आ गए। उन्होंने देखा कि ये मैथमेटिक्स कर रहा है, तो उन्हें भी बड़ा पता था कि ये मैथमेटिक्स ही करता रहता है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ता। तो उन्होंने फिर मुझे वहाँ से पकड़ लिया। तो एक दो उन्होंने लगाई, फिर मैं घर आया तो घर वालों को बताया कि ये केमिस्ट्री की बुक साथ ला के आ रहा था, लेकिन इसके साथ मैथमेटिक्स था, और इसने दस्ता जो है वो ख़रीदा था उधर इस दुकान से। तो फिर घर आके भी बड़ी पिटाई हुई कि तुम वही वाला काम कर रहे हो जिस पे बड़े ज़िद्दी हो, तुम मैथमेटिक्स ही करते रहते हो, केमिस्ट्री किसने पढ़नी है। डिसिप्लिन। सर, आपके ख्याल में एक स्टूडेंट की लाइफ में डिसिप्लिन किस हद तक मैटर करता है? बिल्कुल, एक स्टूडेंट की लाइफ में डिसिप्लिन होगा तो वो कामयाब होगा। एक स्टूडेंट को एक टाइम टेबल अपना बनाना चाहिए कि मैंने इस वक्त से लेकर इस वक्त तक ये बुक पढ़नी है, इस वक्त से लेकर इस वक्त तक ये बुक पढ़नी है, इस वक्त से लेकर इस वक्त तक मैंने खेलना है, इस वक्त से लेकर इस वक्त तक मैंने फेसबुक यूज़ करनी है, इंस्टाग्राम यूज़ करनी है। मैंने उसे टाइम डिवाइड करना चाहिए। टाइम डिवाइडेड होगा तो वो कामयाब होगा, वरना नहीं। सर, आपके ख्याल में आजकल के स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा फेस करना पड़ता है? आजकल जो सबसे बड़े चैलेंज का सामना है मेरी नज़र में वो ये है कि अलमिया है हमारे इस मुल्क में कि जब स्टूडेंट पढ़ जाता है तो फिर उसे कोई फील्ड नज़र नहीं आता जहाँ से उसे आउटपुट मिल सके। एक बच्चा बेचारा गरीब घर का सपोज़ अपने पैसे लगा के इंजीनियरिंग मुकम्मल करता है। इंजीनियरिंग जब मुकम्मल हो जाती है तो फिर आगे उसे अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है, उसे पता नहीं चलता कि मैंने करना क्या है। तो जैसे फ़ॉरेन कंट्रीज़ में है कि जो ही स्टूडेंट फारिग होता है तो आगे उसे पता चलता है कि मैंने इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड में जाना है। तो जैसे हाथों हाथ बिकने वाली चीज़ होती है तो बच्चा ईज़िली एडजस्ट हो जाता है। इधर बड़ा मुश्किल हो जाता है एडजस्ट होना। तो वो फिर जब बाकी उसको देखते हैं स्टूडेंट, वो कहते हैं इसने पढ़ लिख के क्या किया है, हमने पढ़ लिख के क्या करना है। तो वो फिर जैसे मायूसी सी छा जाती है स्टूडेंट की तरफ। ये हमारे माशरे का अलमी है। थैंक यू सो मच सर, हैविंग अ वंडरफुल टाइम विद यू। लास्ट पे सर स्टूडेंट्स के लिए आपको ये एडवाइस देना चाहें? स्टूडेंट्स को मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप जिस फील्ड में भी हैं उस फील्ड में आप एक्सपर्ट बने। लोग कहते हैं कि जी मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है लेकिन जॉब नहीं मिल रही। तो जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करें तो कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दें तो फिर आपको जॉब मिलेगी, पक्की बात है। यानी आप जिस फील्ड में भी हो उस फील्ड में आप एक्सपर्ट बने, अपनी एक्सपर्टाइज जो है उसको शो करें। यानी आप बेमिसाल बेनज़ीर बने, फिर काम चलेगा। थैंक यू।